ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हाना को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में एक होटल के अंदर दीवारों का सहारा लेकर चल रही थी। तभी वह आन से टकरा जाती है और वो उसको देखकर कहता है, क्या ये आप हैं? फिर हमको दिखाया जाता है कुछ गुंडे मिलकर आन को पीटने आए थे, लेकिन वहां पर हाना आ जाती है और उन सबको रोक लेती है। लेकिन वो गुंडे उस पर भी हमला करना चाह रहे थे, लेकिन हाना उनको धूल चटा देती है और ऑन को आगे से केयरफुल रहने को बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमको होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हाना आन के साथ पूरी रात मजे करती है। सुबह को हम आन को देखते हैं जो होटल मैनेजर से बोल रहा था, मेरे पास जल्दी से कैमरे की फुटेज भेजो क्योंकि मुझे जानना है कल रात मेरे साथ वो लड़की कौन थी। इसके बाद हम हाना को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर थी और उसके साथ उसका लड़का था जो कहता है, हम जल्दी घर पर वापस क्यों आए हैं? क्या हम डैड के लिए आए हैं? जिस पर वो मना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद हम आन को देखते हैं जो खाना को ढूंढ रहा होता है। उसका मैनेजर उसको बताता है, हमें उसके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है और हमको अभी भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पर रहती है। जिसके बाद आन सोचता है, उस 5 साल वाली रात के बाद से तुम अचानक कहाँ पर गायब हो गई। इसके बाद हम आन को एयरपोर्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा आकर उससे टकराकर गिर जाता है और वो बच्चा हाना का ही होता है। इसके बाद ऑयन उसको पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? जिसके बाद वो बच्चा उसको कहता है, हम चीन से आए हैं और मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ, उनको मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास चला जाता है और वे वहाँ से चल देते हैं। इसके बाद आन उसको देखता है और वो उसको कुछ जानी पहचानी लगती हैं और वो उनके पीछे उनको देखने आता है। इसके बाद वो अपने मैनेजर को बोलता है, जल्दी से उस बच्चे और उसकी माँ को ढूंढो। लेकिन हाना अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो आन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर से आना उसको बचा लेती है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसको पहचान लेती है कि ये लड़का वही है जो 5 साल पहले उस रात को मिला था और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। इसके बाद उसका मैनेजर भी वहाँ पर आ जाता है और उन गुंडों को अपने आदमियों से पकड़वा कर ले जाने को बोलता है। इसके बाद वो बाथरूम के आगे खड़ा होकर कहता है कि जो लड़की उसके अंदर गई थी वो अभी तक बाहर नहीं आई है। जिस पर उसका मैनेजर कहता है, क्या मैं अंदर जाकर एक बार देख लूँ? जिस पर वो कहता है, दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाना। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम हाना को देखते हैं जो सोच रही होती है, 5 साल पहले मैंने गलती से उसके साथ रात गुजारी और एक लड़के को जन्म दिया। मैंने सोचा इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन चीन से वापस आते ही पहले दिन ही मुझे भागना पड़ रहा है। लेकिन जब भी हम मिलते हैं वो हमेशा मुसीबत में ही होता है और मैंने अब तक उसकी 2 बार जान बचाई। इसके बाद वो अपने लड़के के पास आकर कार में बैठ जाती है। इसके बाद आन अपने मैनेजर से बोलता है, एयरपोर्ट के सारे कैमरा चेक करवाओ और जितने भी पैसेंजर हैं उनकी लिस्ट जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। और फिर वो सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूँगा। इसके बाद हम वोन को देखते हैं जो अपने एक आदमी को धमका रहा था, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर टेन भी आ जाती है और उस आदमी को बोलती है, तुम्हें जो मौका मिला था वो तुमने गवा दिया, अब तुम बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें। जिस पर वो आदमी उसको बोलना है, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक और चांस दे दीजिए, हम वो काम करने ही वाले थे। लेकिन पता नहीं तभी एक आदमी आया और उसने हमारे सभी आदमियों को एक ही झटके में ज़मीन पर लेटा दिया। लेकिन वॉन उसको वहाँ से भगा देता है। इसके बाद टेन वॉन को बोलती है, कोई बात नहीं, इस बार काम नहीं हुआ तो अगली बार होगा, लेकिन तुम हमेशा जल्दी में काम करते हो। जिस पर वो कहता है, मैं कहाँ जल्दी में हूँ, लेकिन तुम 5 साल से सिर्फ एक ही तरीका उस पर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। इसके बाद हम हाना को देखते हैं जो अपने घर पर अपने मॉम डैड से मिलने आती है। उसका डैडी उसको बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, हमें तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर बुलाना पड़ा। तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है, तो तुम्हें उसकी जगह पर बॉडीगार्ड बनकर उसके काम पर जाना होगा और हमारी बॉडीगार्ड एजेंसी अब तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद हम हाना को ऑफिस में देखते हैं जो बॉडीगार्ड के कपड़े पहनकर आती है, जिसको देखकर वहाँ के एम्प्लॉय सोचते हैं, इतना हैंडसम लड़का हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आती है और उसको आगे जाने का रास्ता बताती है। इसके बाद हम ऑन को देखते हैं जो अपने मैनेजर से उस लड़की और बच्चे के काम के प्रोग्रेस में उससे पूछ रहा था। जिस पर उसका मैनेजर बताता है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हमने सारे सीसीटीवी कैमरे और सभी पैसेंजर की लिस्ट देख ली है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। और तभी वहाँ पर हाना भी आ जाती है और वो उनको हेलो बोलती है। इसके बाद ऑन उसको देख लेता है और कहता है, मैं माइंडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम ऑन है,
लेकिन हाना उसको पहचान लेती है और अपने आप से कहती है, मैं फिर से इसके सामने आ गई, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इसके बाद हम उसके लड़के को देखते हैं जो बिल्डिंग में घूम रहा होता है, क्योंकि वो किसी डिवाइस की मदद से वहां पर आया था, और बोलता है, क्या मॉम भी यहाँ पर है। इसके बाद ओएन उससे हाथ मिलाता है तो वो बोलता है, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्या तुम पहली बार काम कर रहे हो। वैसे तुम्हारी कंपनी छोटी है, लेकिन यहाँ की सभी कंपनियों को टक्कर देती है, लेकिन तुम इतने नाजुक क्यों दिख रहे हो। जिस पर हाना कहती है, कंसंट्रेशन ही सब कुछ है, और मन में सोचती है, ये तुम्हें नहीं पहचान पाएगा, तो शांत रहो और अपने काम पर ध्यान दो। और इसके बाद बोलती है, मैं आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, आप जो चाहे मुझको काम दे सकते हैं। इसके बाद ओएन उसको कहता है, हाँ मेरे पास एक काम तो है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसके बाद वे दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और वो उसको कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी लोगों को बॉडीगार्ड ही नहीं करती, बल्कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क का भी काम करती है। जिस पर हाना बोलती है, जी सर, हमारी कंपनी एम्प्लॉइज़ को ट्रैकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और उनकी मदद करती है। जिस पर वह उसको जाना और उसके बच्चे की फ़ोटो देखकर कहता है, मुझे इन दोनों को ढूंढना है, क्या तुम कर सकती हो। और वो फ़ोटो देखने लग जाती है, जिसे देखकर जो वो पानी पी रही थी वो उसके ऊपर ही गिरा देती है, और फिर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है और पूछती है, तुम इनको क्यों ढूंढना चाहते हो। जिस पर आन कहता है, वो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है। जिस पर हाना चिल्लाती है, तुम कैसे ज़बरदस्ती उनको अपना बच्चा और अपनी वाइफ बोल सकते हो। जिस पर ऑन उसको कहता है, क्या तुम उनको जानती हो। जिस पर वो मना करती है, लेकिन वो उसको गुस्से से कहता है, तुम ज़रूर उनको जानती हो, तो तुम ये बकवास कैसे बोल सकती हो। तुम जानती हो वे दोनों कहाँ हैं और उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है। लेकिन जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो अचानक उसका लड़का वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और वो आन को लेकर सोफे पर गिर जाती है और उसको वहां से जाने का इशारा करती है, जिसे लड़का देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वे दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं, जिस पर हाना उसको बोलती है, माफ़ करना, तुम्हारे कोट पर कुछ लगा था, मैं उसको हटाना चाहती थी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और हम गिर गए। जिस पर आन कहता है, कोई बात नहीं, तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारा काम ऐसा ही है। और हाना जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और अपने लड़के को ढूंढने लग जाती है, और वो उसको मिल जाता है, जिसे देखकर वो कहती है, मैंने तुमको घर पर रहने के लिए बोला था, तुम यहाँ पर ऑफिस में क्या कर रहे हो, तुम कभी आराम से एक जगह पर क्यों नहीं बैठ सकते। जिस पर उसका लड़का कहता है, मैं यहाँ पर अपने डैडी को ढूंढने आया हूँ। जिस पर हाना बोलती है, तुम ऐसे ही किसी को क्यों ढूंढ रहे हो, मैं अभी तुम्हारे नाना को कॉल करती हूँ, वो तुमको यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद वो लड़का आन को मैसेज करता है, डैड मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, लेकिन मॉम मुझको तुमसे मिलने नहीं दे रही, क्या तुम इतने बुरे हो। और उस मैसेज को ऑन देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या वो अभी मेरी बिल्डिंग में ही है, और वो उसको ढूंढने के लिए चल देता है। लेकिन तभी वहां पर हाना आ जाती है और वो उससे पूछता है, वो जो बच्चा अभी यहाँ पर था वो कहाँ गया। जिस पर हाना उसको बताती है, जैसे ही मैं बाहर आई वो अचानक से गायब हो गया, शायद उसकी फैमिली उसको ले गई, क्या कोई परेशानी है। जिस पर वो कहता है, जाओ और उसको ढूंढ कर लेकर आओ, और अपने मैनेजर से बोलता है, मुझे बिल्डिंग के सारे कैमरों की फुटेज चाहिए। इसके बाद हम हाना और उसकी दोस्त को एक बार में देखते हैं, जहां पर हाना उसको अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि जब से वो चीन से आई है, आते ही आन ने उसको देख लिया है और उसको पहचान लिया है। अब वो उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए पड़ गया है। और इसके बाद जब मैं बॉडीगार्ड बनकर जिस बिल्डिंग में गई तो वहाँ का सीईओ ऑन ही निकला और उसने मुझको ही ढूंढने का काम दे दिया। जिस पर उसकी दोस्त उसको बोलती है, तुम कपड़े बदलने में बहुत माहिर हो, तो तुम आसानी से उससे बच सकती हो, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो और एंजॉय करो। इसके बाद हाना नशे की हालत में अपने घर जा रही थी, तभी उसको कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसको परेशान करने लग जाते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, अकेली इतनी रात को कहाँ पर जाओगे, क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ सकता हूँ, या मैं तुम्हें अपने घर पर ले जा सकता हूँ। तभी हम ऑन को देखते हैं, जो अपने मैनेजर से बात कर रहा था। वो उसको बताता है, आज को बच्चा कंपनी में आया था और मैं उसकी फुटेज आपको सेंड कर दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र हाना पर पड़ती है, जिसको वो गुंडे छेड़ रहे थे, और वो आकर उनको मारता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर हाना के पास जाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नशे की हालत में कुछ बड़बड़ कर रही थी, जिसे सुनकर वो कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर वो कहती है, तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉई हूँ। जिस पर आन कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कंपनी में कभी देखा नहीं। लेकिन वो बेहोश हो जाती है और वो उसको अपने घर पर लाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे देखकर वो चौंक जाती है। फिर आन उसके पास आता है और उसको हैंगओवर उतारने के लिए कुछ देता है और उससे पूछने लग जाता है, 5 साल पहले जो भी हुआ क्या तुम वो भूल गई हो।
और तुमने कहा था तुम मेरी कंपनी में काम करती हो, तो बताओ तुम किस डिपार्टमेंट में हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अच्छे से मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? और तुम्हें पता है इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था? जिस पर हाना बोलती है, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और मैंने तो तुम्हें बहुत बार बचाया भी था, तो तुम उसके बदले उसको मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो और जो कुछ भी 5 साल पहले हुआ तुम उसको भूल जाओ और ऐसे समझो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। जिस पर वो बोलता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा और जल्दी बताओ हमारे बेटे का क्या नाम है, तुमने उसका क्या नाम रखा है? जिस पर हाना बोलती है, वो तुम्हारा लड़का नहीं है, लेकिन आन के मोबाइल पे जो मैसेज आते थे वो उस पे कॉल करता है तो को फ़ोन उसके पास ही मिलता है। जिस पर वो उससे पूछने लग जाता है, उस बच्चे का मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है जो मुझे डैड बुलाता है? इसका मतलब वही मेरा लड़का है और तुम मेरी वाइफ हो। उस दिन जो तुमने ऑफिस में नाटक किया था कि वो बच्चा कहीं गायब हो गया है, वही हमारा बच्चा है। तुम झूठ बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूँगा। जिस पर हाना उसको धकेल देती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और अपने मन में सोचती है, अभी तक मेरा भाई भी ठीक नहीं हुआ है और हमारी कंपनी इसके हाथ में है और अगर इसको पता चला कि वो बच्चा इसका है तो ये उसको मुझसे छीन लेगा। वह उसको बोलता है, जियांग मेरा पति है और वो उसका लड़का है, यही सच है और मैं उससे प्यार करती हूँ। जिस पर आन कहता है, क्या तुम सोचती हो मैं इस पर यकीन कर लूँगा? जिस पर हाना कहती है, और वैसे भी मुझे पता था तुम मेरे पीछे आओगे, इसलिए मैं गलती से उसका मोबाइल ले आई। तुम्हारा कोई भी इरादा हो, मुझे उम्मीद है तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम ऑन को देखते हैं जो ऑफिस के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसका भाई, उसकी माँ और उसके डैड होते हैं। उसका भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कंपनी के सीईओ बन गए और तुम्हारे पास पावर भी है, फिर भी तुम इतनी लेट कंपनी जाते हो। अगर मैं होता तो मैं समय पर जाता और समय पर अपना काम करता, लेकिन तुम तो आराम कर रहे हो। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, मैंने कंपनी तुम्हें एंजॉयमेंट के लिए नहीं दी है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे केओ साइलेंट चैंप लाकर नहीं दी तो कंपनी को तुम जैसे कचरे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आन को बाहर देखते हैं, जहाँ पर उसका मैनेजर और वो बॉडीगार्ड होता है और वो उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर सोचता है कि यह उसका पति कैसे हो सकता है। इसके बाद वे सब कार में बैठ जाते हैं और उसका मैनेजर ऑन को कहता है, जिस लड़की के बारे में आप जानना चाहते हैं आपके लिए एक न्यूज़ है। लेकिन आन उसको मना कर देता है और कहता है, अब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरों की वाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद हम तीनों को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पर उसका मैनेजर उनको कहता है कि वह चिप टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस कंफर्म हो गई है और ऐसी टेक्नोलॉजी का दुनिया में पहली बार सामना हो रहा है, लेकिन चीन को अभी तक इसका इनविटेशन नहीं मिला है। जिस पर ऑन कहता है, जल्दी से कॉन्फ्रेंस बुलाओ और केओ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। और इसके बाद वो बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर हाना उसके पास आती है और बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? और आन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं किसी और के बच्चे का डैड बनने के लिए कितनी जल्दबाजी कर रहा हूँ। ऑन तुम पागल हो गए हो। इसके बाद हम आन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चा उसको डैडी बोलता हुआ उसके पास आ जाता है और बोलता है, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? ऑन उसको गोद में बैठा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। जिस पर वो बच्चा कहता है, तुम मेरे डैडी क्यों नहीं बनना चाहते? जिस पर वो बोलता है, मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कहूँगा वो समझने के लिए तुम अभी बच्चे हो। लेकिन तभी वहाँ पर हाना आ जाती है और वो उसको वहाँ से ले जाती है। फिर वो अपने लैपटॉप में काम करने लग जाता है, तभी उसको उस बच्चे का बाल मिलता है और वो देखने लग जाता है। इसके बाद हम हाना और उसके बच्चे को कैंटीन में देखते हैं, जहाँ पर और भी एम्प्लॉइज एक साथ खाना खा रहे थे और वो हाना को कहते हैं, तुम्हारा बच्चा बहुत ही प्यारा है और दिखने में बहुत ही हैंडसम है, बिल्कुल तुम पर गया है। जिस पर दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, आजकल हमारी कंपनी में बहुत से हैंडसम लड़के आ रहे हैं और सभी खूबसूरत हैं। जिस पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है, लेकिन हमारे सीईओ भी काम नहीं है, क्या तुमने उनकी मसल्स देखी? और हाना से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमारे सीईओ के कितने एबीएस होंगे? जिस पर आना 8 बोल देती है, तभी पीछे से आन आ जाता है और वो बच्चा कहने लगता है, मुझे कार्टून देखने का मन कर रहा है और वो उस बच्चों को अपने साथ ले जाता है। जिस पर उसका मैनेजर हाना से पूछता है, तुमको कैसे पता चला सीईओ के एबीएस 8 है? जिस पर वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद हम आन को देखते हैं, जो कॉल पर किसी से उस बाल के रिपोर्ट मांग रहा था। तभी वह पर उसका भाई वून आ जाता है, लेकिन हाना उसको रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है? तुम ऐसे सीधे अंदर नहीं आ सकते। जिस पर वून कहता है,
क्या तुम मुझे जानते भी हो? मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ और जा सकता हूँ? जिस पर हाना बोलती है, तुम कोई भी हो। अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो तुम नहीं आ सकते। जिस पर वून कहता है, अगर मैं अभी चाहूँ तो तुमको यहाँ से बाहर फेंक सकता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर हाना बोलती है, लेकिन कंपनी के सीईओ मिस्टर ऑन है और तुम उनके सामने कुछ भी नहीं। तभी वून अपने बंदों को कहता है, इसको मार दो। लेकिन हाना सबको फोड़ देती है और वून का गला पकड़ लेती है। तभी वहां पर आन भी आ जाता है और हाना उसको देखकर कहती है, माफ करना, मैं अभी कचरा साफ कर रहा हूँ। ये जबरदस्ती अंदर घुस रहा था और मैं इसको बाहर फेंक रही हूँ। जिस पर आन कहता है, कोई बात नहीं, रहने दो, तुम इसको छोड़ सकती हो। जिस पर वून कहता है, तुम सीईओ क्या बन गए? तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर ये डैड को पता चला तो वो तुमको यहाँ से बाहर फेंक देंगे। जिस पर आन कहता है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपना मुंह बंद करो। लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक आदमी उठता है और वो आन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाना उसको बचा लेती है और वो स्टिक उसको लग जाती है। लेकिन यह देखकर वो बच्चा वून के पास जाता है और उसके पैर पर काट लेता है, लेकिन वो उसको धक्का दे देता है। ये सब देखकर आन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कंपनी से बाहर फेंक देता है। जिस पर वून कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, और अपने बंदों को मारने लगता है। तुम सब निकम्मे किसी काम के नहीं हो। और अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है उसको इनविटेशन मिल गया है और वो कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? और प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन में होने वाली है और ये वो ही क्यों है जिसे कंपनी विरासत में मिली है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, कैसा हो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ही ना कर सके? इस बार प्लानिंग मैं करूंगी, तुम नहीं। इसके बाद हम हाना और उसके बच्चों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर आन आ जाता है और बच्चा उसे देखकर कहता है, डैडी मैं बोर हो गया हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। और वो बच्चा वहां से चला जाता है। फिर आन हाना को कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिससे वो चौंक जाती है और कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? जिस पर वो कहता है, तुम्हें चोट लगी और तुमको दवाई लगानी है तो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जिस पर वो मना करती है और कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत है। जिस पर आन कहता है, तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, जल्दी से कपड़े उतारो, नखरे मत करो। और वो उसका कोट उतार देता है और दवाई लगाने लग जाता है और उससे कहता है, तुम बिल्कुल उसके जैसी लग रही हो। और थोड़ी देर बाद उसको एक खुशबू आती है। जिस पर वो कहता है, ये खुशबू एकदम जानी पहचानी जैसी है, जो हाना लगती है। जल्दी से मुझे बताओ तुम कौन सा सेंट लगाते हो और ये बिल्कुल हाना जैसा क्यों लग रहा है? और वो सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन हाना उसको हटा देती है और वो उसके ऊपर आ जाती है। तभी उसका मैनेजर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए आता है, लेकिन वो इन दोनों ऐसे देख लेता है और अपनी आंखें ढक लेता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, जल्दी से आप बाहर आ जाइए। हाना उसको एक पेन देती है और कहती है, इसको अपने पास रखिए, अगर तुम खतरे में हुए तो इसको प्रेस कर देना, मैं वहां पर आ जाऊंगी। इसके बाद ऑन कार में बैठकर जाने लगता है और मैनेजर उसको पैटर्निटी टेस्ट की फाइल देता है और कहता है, आप इसको एक बार देख लीजिए, शायद वो बच्चा आप ही का निकल जाए। लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर उसका भाई वून भी आ जाता है। लेकिन उससे पहले ऑन वो पेन प्रेस कर देता है जो हाना ने दिया था और उसका मैसेज हाना के पास चला जाता है और वो जल्दी से निकल पड़ती है। वून उसको कार से बाहर निकलवाता है और उसकी एक छांटा मारते हुए कहता है, देख रहा है आज तेरी हालत कैसी हो गई है, मैं ये बहुत टाइम से करना चाहता था। जिस पर ऑन उसको कहता है, तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वून कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, उस कंपनी के लिए जो मेरी थी, जिसे तूने मुझसे छीन लिया। अब वो कंपनी मेरी हो जाएगी और तू एक नाजायज औलाद है जो अब तक हमारे घर में पल रही थी, और तू अभी मुझसे लड़ना चाहता है और अब तू इन सब की कीमत चुकाएगा। जिस पर आन कहता है, पहले जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं सिर्फ अपने डैड के खातिर ही चुप था और मैंने आगे न बढ़ने का फैसला लिया था। लेकिन आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तुम पागल मत बनो। जिस पर वून कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है और तुम मरने वाला है। लेकिन तो फिर भी कंपनी के बारे में सोच रहा है, तू सच में हमारी फैमिली का एक कुत्ता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करता है और आन को सुनता है, जिसमें उसके डैड कहते हैं, तुम अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए? लेकिन अब मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे भाई को भेज रहा हूँ। और वो वून को बोलता है, जल्दी से काम खत्म करो और ऐसे साफ कर देना किसी को कुछ भी ना मिल सके। इसके बाद वून कहता है, कैसा लगता है जिससे तुम प्यार करते हो और वो तुमको धोखा दे? तुम्हें तो डैड पर बहुत भरोसा था। और तुम क्या सोचते थे डैड ने तुमको सीईओ की पोजीशन क्यों दी थी? क्योंकि वे शेयर्स तुम्हारे हाथ में थे जो तुम्हारी मरी हुई माँ के थे। अब वे डैड के हो जाएंगे। बस तुमको हलाल करने से पहले कुछ मिठाई खिलाई और वे चाहते हैं कि तुम जल्दी ही मर जाओ, तभी वे चैन की सांस ले सकते हैं। इसके
बाद ओएन पागलों की तरह हंसता है और सोचता है कि कैसे उसके डैड ने उसको बोला था, मुझे अफसोस है तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूँ, अब ये तुम संभालो। और बोलता है तुम सही हो, मैं बहुत भोला हूँ, तुम जितनी बार चाहे मुझे मार लो। क्या तुम सच में सोचते हो मैंने कोई सावधानी नहीं बरती? जैसे ही मैं मर जाऊंगा मेरे सारे शेयर्स खुद बिक जाएंगे और तुमको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। चार्मिंग ग्रुप मेरी माँ की कड़ी मेहनत थी और मैं उसे अपने हाथों से ही खत्म करना पसंद करूंगा। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसको नीचे गिराकर मारना शुरू कर देता और बोलता है, मैं तुझे जल्दी ही तेरी माँ के पास भेज दूंगा और बाद में ये एक कार एक्सीडेंट बना दूंगा। फिर वो अपने बंदों को उसे मारने के लिए बोलता है। तभी वहां पर हाना आ जाती है और उन सबको मारने लगती है और आन को बचा लेती है और बोलती है, तुम हमेशा अपने आप को खतरे में क्यों डाल लेते हो? और उसको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है, मुझे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। जिस पर आना बोलती है, तुम पागल हो गए हो, तुमको इलाज की ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर जाऊंगा। जिस पर हाना बोलती है, तुम्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं, अगर तुम्हारा इलाज नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। जिस पर आन कहता है, यह कंपनी मेरी माँ की कड़ी मेहनत है और मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना ही होगा। इसके बाद हम कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ पर वून की मॉम उससे पूछती है, तुमने अपना ये हाल क्या कर रखा है? क्या तुमने अपना काम ठीक से कर दिया? वून बोलता है, आप चिंता मत करें, मैंने उसे मरते हुए देखा है, उसकी आखिरी सांस तक बाकी मेरे आदमियों पर छोड़ दो, वे संभाल लेंगे। अगर आप अपने हाथ खून में गंदा करना चाहती हैं तो मैं उसकी लाश आपके हाथ में रख सकता हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुमने अच्छा काम किया, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद वो वहाँ की सिचुएशन पूछता है और कहता है, क्या केओ आ गया? जिस पर उसकी मॉम बोलती है, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसने अपनी जगह किसी और को भेजा है और मुझे लगता है सब कुछ बिगड़ गया है जैसा हमने सोचा था और जल्दी वो चिप हमारे हाथ में होगी और ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हो पाया। जिस पर वून कहता है, डैड तुम उसके लायक हो, वो ऑन बेवकूफ़, उसने इसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन आखिर में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉय उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसके बाद हम उसे बच्चों को देखते हैं जो बोल रहा था, डैडी अभी तक क्यों नहीं आए, क्या मेरा इनविटेशन उनको नहीं मिला? और वहाँ खड़े दो आदमियों को बोलता है, जल्दी जाओ और उनको ढूंढो, और कहता है, डैड के डेड पार्टी में मौजूद है, मैं बस अपने डैड की मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जहाँ पर वून की मॉम बोलती है, जल्दी सब एक साथ खड़े हो जाइए, कॉन्फ्रेंस तैयार होने वाली है। जहाँ पर हम देखते हैं जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता है वो आना का बच्चा होता है जो कहता है, सबका स्वागत है मेरे मैजिक चिप टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में और मैं मिस्टर केओ हूँ। जिसे वून सुनकर कहता है, ये एकदम बच्चे जैसी आवाज़ लग रही है। जिस पर उसकी मॉम बोलती हैं, मिस्टर केओ दुनिया के सबसे बड़े हैकर हैं, वह ऐसे ही थोड़ी अपनी पहचान सबको दिखा देंगे। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये ज़रूर वॉइस चेंजर होगा। इसके बाद वो बच्चा बोलता है, मैं आज तुम सबको एक ज़रूरी न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉइज़ वून के डैड को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लग जाते हैं और कहते हैं, हमें यकीन है ये आपको ही मिलेगा। इसके बाद वह बच्चा बोलता है, लेटेस्ट वुनसुंग चिप मेरे द्वारा डेवलप की गई है और मैं इसको देना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर हानान को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर वून गुस्से में उसको कहता है, तू ऐसे कैसे बच सकता है, तू मर क्यों नहीं? और उसकी मॉम आन को कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ पर आ गया, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई? वून कहता है, मिस्टर केओ ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कुछ चिप किसको देंगे और ये हमको मिलते ही मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा और आखिर में ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला, तू यहाँ पर क्या लेने आया है? और वे तीनों उसका बुरा भला बोलने लग जाते हैं। जिस पर हाना कहती है, अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है, बताओ आपको, और तुम पहले ही ज्यादा उछलो मत। और अपने बेटे को इशारा करती है। ये सुनकर वून हाना का गला पकड़ता है, लेकिन वो उसका हाथ मोड़कर उसे पीछे धकेल देती है और वो हाना को गुस्से में कहता है, क्या तू भी इसके साथ मरना चाहती है? जिस पर हाना कहती है, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा। इसके बाद वून मिस्टर केओ को बोलता है, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बता दूं, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है और मैं वादा करता हूं मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं आपको ज़रूर अपना टेक्निकल डायरेक्टर बनाऊंगा और आपकी 1 साल की सैलरी 10 मिलियन होगी। यह सब सुनकर वो बच्चा वून को बोलता है, तू बेवकूफ़ इंसान, तू डैड को बहुत देर से परेशान कर रहा है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जिस पर वून कहता है, मास्टर क्या आपको कोई गलत फहमी हो गई है? मेरे डैड तो यहाँ पर आराम से खड़े हैं। जिस पर वो बच्चा कहता है, मैं सिर्फ मिस्टर आन को जानता हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हारे डैड कौन है। जिसे देखकर वहाँ सभी खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मास्टर आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही है और आपने तो वादा किया था कि आप वो चिप हमको देंगे। जिस पर वो बच्चा कहता है, मैं गलत था
और मैं वो तुमको नहीं देना चाहता। जिस पर वून कहता है, तो बताओ आपको क्या चाहिए। जिस पर वो बच्चा उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उस चिप को आन को दे देता है, और तभी एक गार्ड आकर उस चिप को आन को दे देता है। जिस पर वून कहता है, हम इस बात पर तो सहमत नहीं हुए थे, आप उसको ये कैसे दे सकते हैं। जिस पर वो बच्चा कहता है, ये मैं खुद देना चाहता हूँ मिस्टर आन, पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन अब वो ये यहाँ है और तुम सब एक कचरा हो। और वहाँ खड़े सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। वून के डैड को तो कुछ भी नहीं मिला, जरा उनको तो देखो, उनकी हालत कैसी हो गई है। जिस पर दूसरी एम्प्लाई बोलती है, मिस्टर आन यंग है और उन्होंने कंपनी के लिए भी बहुत कुछ किया है, वो ये डिजर्व करते हैं। जिस पर वून को गुस्सा आ जाता है और आन को कहता है, ये सब तुमने किया, और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाना उसको एक लात मारती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हाना अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और उन सबको वहां से बाहर फेंकने के लिए बोलती है, और इसके बाद आन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हाना उसको घर पर ले आती है। फिर हाना आन के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, तुम सिर्फ सीईओ हो, तुम अपने हाथों से आसमान को नहीं छू सकते, और तुम हमेशा मुसीबत से ही घिरे रहते हो, और तुम्हारे परिवार के लोग ही तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, और कम उम्र में ही तुम्हारी माँ तुमसे अलग हो गई, और तुम हमेशा से कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हो, ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद आन को होश आ जाता है और बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, तुम मेरे पास हो। जिस पर हाना बोलती है, ज़रा रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन वो उसको रोक लेता है और बैठने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम्हारे घाव जल्दी भरेंगे नहीं, और डॉक्टर ने तुम्हें कम से कम 1 महीने के लिए बेड रेस्ट को बोला है। जिस पर आन कहता है, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। जिस पर हाना बोलती है, जब तुम ठीक हो जाओगे और चलने फिरने लग जाओगे, एक जेंटलमैन की तरह लगने लगोगे, तब मुझसे बात करना, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यांग को कुछ करना है, मैं बस उसके लिए यहाँ आई हूँ। जिस पर आन कहता है, तो तुम उसके लिए यहाँ पर आई हो तो तुम मुझे भी अच्छी तरह जानती होगी, मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझसे नहीं पूछना चाहती। वह चिप मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, वह मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। ये सच है, मिंगडिंग ग्रुप की स्थापना मेरी माँ ने की थी, लेकिन उस कमीनों ने मेरी माँ को धोखा दे दिया और कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वे अपनी बात से पलट गए और इन सब से मेरी माँ डिप्रेशन में रहने लगी, और जब उन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे जन्म देते ही वे चल बसी। इसके बाद मुझे उन कमीनों के पास छोड़ दिया गया, इसलिए मुझे वो चिप चाहिए जिससे मैं वो सब वापस ले सकूं जो मेरी माँ ने बनाया है। मेरी तरफ नीचे नज़र से मत देखो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। जिस पर हाना बोलती है, मैं तुम्हें नीची नज़र से नहीं देख रही, वे सब गलत हैं, तुम नहीं, और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो इसका हर जाना ज़रूर भरेंगे। जिस पर आन कहता है, मैं हारने से नहीं डरता, लेकिन अब मुझे हारने से डर लग रहा है। भले ही तुमने शादी कर रखी हो, तुम्हारा एक बच्चा भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों को अपना सकता हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को भी अपना लूँगा। लेकिन तभी ऑन को दर्द होने लग जाता है, जिसे देखकर हाना थोड़ी पागल सी हो जाती है और उससे पूछने लग जाती है, तुमको कहाँ दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। जिस पर ऑन उसको कहता है, तुम कहीं मत जाओ, सिर्फ तुम मेरे साथ रहो और मुझको रिजेक्ट मत करो। समझ गई। जिस पर हाना उसको इमोशनल तरीके से देखने लग जाती हैं। तभी हाना को एक कॉल आती है कि उसका भाई अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम हाना और उसकी फैमिली को अस्पताल में देखते हैं, जहाँ पर हाना आकर अपने भाई को बोलती है, फाइनली तुमको होश आ गया, डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है और तुम्हें इतने लंबे समय के बाद होश आया है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, तुम यहाँ पर उसे देखने आई, उसके लिए इतना काफ़ी है, वो आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, इसको अभी होश आया है तो इसको थोड़ा आराम करने दो, हमें अभी बाहर जाना चाहिए। और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद में सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा अपनी मॉम को बोलता है, क्या डैडी ठीक है। ये सब हाना के डैड सुन लेते हैं और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, वो बेवकूफ़ तुम्हारा पति मिल गया है, उसके बारे में मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस पर वो बच्चा कहता है, डैडी बहुत अच्छे हैं और वो एक अच्छे आदमी हैं। जिस पर हाना उसको चुप करती है। हाना की मोम कहती है, तुम्हें ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए जिसने तुम्हें 5 साल तक अकेला छोड़ा, वह अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। जिस पर हाना बोलती है, आप ऐसे नहीं बोल सकती, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, हम काफ़ी टाइम से तुम्हारे भाई का ख्याल रख रहे हैं थे और तुम पर ध्यान नहीं दे पाए, क्या तुम इसी वजह से हम पर गुस्सा हो। अच्छा चलो बताओ, तुम्हारा बॉडीगार्ड का काम कैसा चल रहा है, या तुम अभी भी चीन जाना चाहती हो। जो तुम कहोगी मैं अब सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम आन को देखते हैं,
जो अपने रूम से बाहर आता है तो सामने उसका बॉडीगार्ड खड़ा था, जिसे देखकर वो उसको हाना समझता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और कहती है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। जिस पर वो कहता है, जब मैं मुसीबत में था उस वक्त तुम कहाँ थे? जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ हाना ही मुझको बचाने आती है। तुमको याद भी है या भूल गए कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो? जिस पर हाना बोलती है, मुझे मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। अगली बार से मैं अपना काम ठीक से करूंगा। जिस पर आन कहता है, अगर तुम्हारी पत्नी भी खतरे में हुई क्या, तब भी तुम ऐसे ही करोगे? जिस पर हाना सोचती है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, बेवकूफ़ की बातों का बुरा नहीं माना करते। इसके बाद आन अंदर चला जाता है और वह हाना को मैसेज करने लग जाता है कि तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो, और मेरे घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, क्या तुम उन पर दवाई नहीं लगाना चाहती? जिस पर बाहर खड़ी हाना सोचती है, यह बेवकूफ़ क्या कर रहा है और कैसी बातें कर रहा है। इस पर हाना रिप्लाई करती है, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरा एक हस्बैंड भी है। जिस पर ऑन कहता है, कोई बात नहीं, मैं छोटा मोटा नाटक कर सकता हूँ। इसके बाद हम ऑन के मॉम डैड को देखते हैं, जो उससे मिलने आते हैं, लेकिन हाना उनको रोक लेती है। आन का डैड चिल्लाता है, जल्दी से उसको बाहर निकालो, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये सब करने की? फिर उसकी मॉम बोलती है, वून ने कुछ भी नहीं किया है और वो बिना मतलब की सज़ा काट रहा है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। जिस पर हाना बोलती है, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी और उनके अभी घाव ठीक नहीं है और वे तुमसे मिल नहीं सकते। जिस पर वे दोनों कहते हैं, हम उसके माँ बाप हैं, तुम हमें ऐसे कैसे रोक सकती हो? क्या उसको शर्म नहीं आ रही है? ये सब करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे साथ जल्दी से उसको बुलाओ, हम ये सब उससे ही सुनना चाहते हैं। जिस पर उसकी मॉम चिल्लाती है और कहती है, बेवकूफ़, आन जल्दी से बाहर आ और यहाँ पर आकर मेरे सामने बात कर। जिस पर हाना अपने गार्ड से कहती है, इन दोनों को पकड़ो और यहाँ से बाहर फेंक दो, और कहती है, जल्दी से घर की सिक्योरिटी और बढ़ा दो, मुझे पक्का यकीन है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। जिस पर मैनेजर कहता है, आखिर ये हमारे प्रेसिडेंट के सिर्फ नाम मात्र माँ बाप हैं, अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो आज मैं इनको देख लेता, लेकिन अगली बार मैं इनको घर में भी घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद हाना अपना और अपने बच्चे का सामान पैक करके आन के घर पर ही उसको गार्ड करने के लिए आ जाती है। इसके बाद ऑन ऊपर बैठा सोच रहा था, ये सही है, अब तुम यहाँ पर रहने लगोगे तो हाना तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर क्या हुआ, तुमने उससे शादी कर ली है, लेकिन 5 साल पहले आना से सबसे पहले मैं ही मिला था। इसके बाद ऑन उसको काम बताने लग जाता है। हाना उसके लिए चाय लाती है तो वह उसको दोबारा से बनाने को बोलता है, लेकिन हाना भी बहुत तेज़ थी, वह इसी चाय को दूसरे कप में डालकर लाकर दे देती थी। फिर से ऑन उसको उस चाय में कमी आने के कारण फिर से बनाने को बोलना था, और वह फिर से इस चाय को दूसरे कप में डालकर लाकर उसको दोबारा दे देती थी। इसके बाद जब उसको दोबारा फिर से बोलना था तो उसने अब की बार किसी मेड को उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर जाने को बोल दिया, और वो मेड कोल्ड ड्रिंक ले जाकर उसको दे देती है, लेकिन गलती से उसके ऊपर गिरा देती है। तो वह अपने बॉडीगार्ड को जल्दी से बुलाता है और उसको धमकाने लगता है, क्या तुमको अभी भी पता नहीं चला कि मुझको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? जिस पर वो कहती है, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ तो मैं कैसे इस बारे में बता सकता हूँ। आन कहता है, क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, और उसे मेड को जाने के लिए बोलता है। उसके साथ हाना भी जाने लगती है, लेकिन आन उसको रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें मेरे साथ शावर लेना है। जिसे सुनकर वो डर जाती है और आन को लेकर बाथरूम में चली जाती है। जब ऑन बाथरूम में होता है तो हाना भी आ जाती है और कहती है, ये पट्टी खोलने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जब उसकी पट्टी खोल रही होती है तो वो बात टब में गिर जाती है, और आन जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो उसको एक गुस्सा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम आन को देखते हैं, जिसकी एक आंख सूज रही होती है, और वह सोचता है, जब वो बाथरूम में गिरा था तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था, क्या ये मेरा वहम है? इसके बाद वो बच्चा भी उसके पास आ जाता है और उसके चेहरे को देखकर बोलता है, क्या आपको किसी ने पीटा है? जिस पर वो कहता है, मुझे अचानक से चोट लग गई। जिस पर वो बच्चा कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे पता है ये पिटाई के निशान है। डैड, मुझे बताइए, आपको किसने पीटा है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर आन उस बच्चे को कहता है, तुम्हारे रूड डैड के सिवा मुझे और कौन पिट सकता है? इसके बाद आन अपने लैपटॉप में काम करने लग जाता है, लेकिन वह कुछ गड़बड़ कर देता है, जिससे वो बच्चा उसको बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपके यहाँ पर ऐसे करना चाहिए। जिसे वो जब ठीक करता है तो वो चौंक जाता है और बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है? तुम ये सब कैसे समझ सकते हो? जिससे वो बच्चा कहता है, बेशक ये बहुत सिंपल है,
अगर ये थोड़ा सा और भारी होता तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। तभी वह कुछ सोचने लग जाता है, जहां पर उसका मैनेजर आकर कहता है, इस प्रोजेक्ट के कोड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। आपके सिवा यहाँ पर इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। क्या आप इसको ठीक कर देंगे? जिस पर वो उसे ठीक कर देता है, जिस पर वो सोचने लग जाता है। ये ऐसा वैसा कोट नहीं है जिसे देखकर कोई भी समझ जाए। क्या ये बिल्कुल मेरे जैसा है? क्या इसमें भी वही टैलेंट है जो मुझ में बचपन में था? इसके बाद हम मेड को देखते हैं जो कॉफी में कुछ मिक्स कर रही थी और आन के पास ले जा रही थी। लेकिन मैनेजर तभी उसको रोक लेता और पूछता है, तुम ये क्या ले जा रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं मिस्टर आन के लिए काफ़ी ले जा रही हूँ। लेकिन मैनेजर उससे ले लेता है और आइंदा यहाँ पर ना आए, ये कहकर उसको वहाँ से भेज देता है। इसके बाद मैनेजर आन के लिए काफ़ी लाता है और उसको एक फ़ाइल देता है। फिर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद आन को कुछ होने लग जाता है। वह हाना को कॉल करके अपने पास बुलाता है। हाना भी परेशान होकर उसके पास भागकर आती है, लेकिन वह उसको अपने पास ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और उसे पूछने लग जाता है, अब जल्दी से सच सच अपनी शादी के बारे में बताओ। तुम्हारा हस्बैंड कौन है? जो भी कुछ तुमने झूठ बोला है वो जल्दी से मुझे बताओ। जिस पर वो कहती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? जिस पर वो कहता है, मुझे पता चल गया है, वो बच्चा मेरा है। मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और मैं ही उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर हूँ। तुम बहुत स्वार्थी हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इन सब के लिए सॉरी भी नहीं बोल रही हो। और इसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं। अगली सुबह आन को देखते हैं जो उस मेड को वहां से निकलवा देता है। जिस पर उसका मैनेजर कहता है, मुझे लगता है ज़रूरी इसमें आपके मॉम डैड का ही काम होगा, जिसने इसको यहाँ पर आप पर नज़र रखने के लिए भेजा है। और जो कॉफ़ी आपने रात को पी थी मैंने उसका भी टेस्ट करवाया, उसमें एक ड्रग जैसा कोई केमिकल मिला था। इसके बाद वो हाना को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, जिससे वो सोचता है कल रात जो भी मैंने किया क्या वो सपना था या वह रियलिटी थी। इसके बाद वो बॉडीगार्ड के रूम के बाहर आ जाता है और उसको बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन अंदर हाना बिना मेकअप के थी। जिस पर वो उससे पूछता है, तुम क्या चाहते हो और यहाँ पर क्या लेने आए हो? जिस पर आन उसे जल्दी से बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन हाना उसको खास कर दिखाती है और बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ी बीमार हूँ, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझे आराम की ज़रूरत है। जिस पर आन कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, जल्द से दरवाज़ा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। लेकिन हाना जल्दी से जाती है और बॉडीगार्ड के कपड़े पहने लग जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है और उसको अपने रूम में ले आई और कहती है, मिस्टर आन आपका बाथरूम खराब हो गया है, क्या आप मेरा बाथरूम यूज़ करना चाहते हैं? जिस पर वो उसे चुप कर देता है, अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद वो उसके बाथरूम में आ जाता है और उसके बाद टब की तरफ बढ़ता है और देखता है पानी में कुछ गुलाब के फूल पड़े थे। जिस पर वो उसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसे भी शौक हैं? जिस पर वो बॉडीगार्ड कहता है, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं और ये आपको पूरा दिन हेल्दी बनाए रखते हैं। जिस पर आन उसको कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? और वो उसके रूम में चारों तरफ देखने लग जाता है। लेकिन तभी बॉडीगार्ड की नज़र अपने अंडरगारमेंट्स पर पड़ जाती है, जिसे वो पैर से धक्का देकर बेड के नीचे कर देती है और खुद आन के ऊपर गिर जाती है। जिससे ऑन कहता है, तुम बेवकूफ़, यह क्या कर रहे हो? जिस पर बॉडीगार्ड कहता है, अचानक से मेरी कमर में दर्द होने लग गया, मैं कल बहुत काम किया था जिससे मेरी कमर में थोड़ा दर्द आ गया है। जिस पर आन कहता है, मुझे नहीं पता ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो और क्या कह रहे हो। अगर हाना यहाँ पर मिली और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और वो फिर बोलता है, क्या तुम ये सुनकर चौंक गए? तुम्हारे चेहरे के होश क्यों उड़ गए हैं? जिस पर बॉडीगार्ड कहता है, आप इमोशनल हो रहे हैं प्रेसिडेंट, और मैं समझ लूंगा कि आपने मुझसे ऐसे शब्द नहीं बोले हैं। अब आप जल्दी से मेरे रूम से बाहर चले जाइए। जिस पर आन कहता है, तुम गुस्सा भी बिल्कुल हाना की तरह करते हो। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा दूँ, क्या तुम आना से डिवोर्स कर लोगे? बताओ मुझे तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर बॉडीगार्ड उसको मना कर देता है। जिस पर आन कहता है, तुम जानते हो कल रात हाना मेरे साथ थी, तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जिस पर बॉडीगार्ड कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है वह ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर आन चिल्लाकर कहता है, तो क्या हुआ? वैसे भी 5 साल पहले मैं था जो हाना से सबसे पहले मिला, और वो बच्चा जो उसके साथ है वो मेरा है, तुम्हारा नहीं। असलियत में तो तुम जानते हो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो और इसके बाद भी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। और वे दोनों ज़रूर मेरे पास लौट कर वापस आएंगे, तुम यह देख लेना। इसके बाद आना उसकी गर्दन की तरफ देखता है और पूछता है, ब्रदर तुम्हारी गर्दन पर यह क्या लगा है? जिस पर वो बॉडीगार्ड कहता है, ये मच्छर के काटने का निशान है। जिस पर आन कहता है, इस मौसम में मच्छरों का आना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है।
जिस पर बॉडीगार्ड कहता है, आपको नहीं पता, घर के बाहर ज़्यादा झाड़ियाँ होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हो गए हैं। इसके बाद आन उसको कहता है, आज जो भी मैंने कहा उस पर सोच समझ के ज़रूर सोच लेना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाना को अस्पताल में जाते हुए देखते हैं, जिसके पीछे आन भी अपने मैनेजर के साथ आता है, जिस पर उसका मैनेजर बोलता है, हाना काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही आ रही है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड एक रूम में जाता है और हाना बनाकर बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपने भाई के रूप में जाती है, तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिससे वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह उसको बताती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और मैंने सुना आज इसको छुट्टी मिलने वाली है, तो मैं इससे मिलने आ गई। इसके बाद उसका भाई हाना से पूछता है, तुम अब मुझसे मिलने नहीं आते? जिस पर वह कहती है, मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ, जिससे मुझे थोड़ी मुश्किल होती है तुमसे मिलने के लिए। जिस पर उसका भाई बोलता है, तुम मुझे बचपन से ही जानती हो, मैं कितना गुस्से वाला हूँ, और तुमने मुझे मार्शल आर्ट और फाइटिंग मुझे देखकर सीखी है, और तुम हमेशा कहती थी कि तुम मुझसे बेहतर बनना चाहती हो, मुझे जल्दी से और सिखाओ। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कोई भी आदमी फ्यूचर में तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? जिस पर हाना कहती है, अब मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए और तुम्हारे बारे में पूछना चाहिए कि अब हम तुमको कब घर ले जा सकते हैं। इसके बाद ऑन और मैनेजर भी आ जाते हैं और हाना को देख लेते हैं, और फिर वो उस रूम को चेक करते हैं जहाँ से हाना निकली थी। उसके अंदर एक लड़का होता है, जिसे देखकर वह पागल हो जाता है और उसको मारने के इरादे से अंदर आता है। उसको गाली देना शुरू कर देता है और उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मैनेजर उसको रोक लेता है। जिस पर वहाँ खड़ी हुई लड़की आन को कहती है, तुम हो कौन और तुम ऐसे ही किसी के वार्ड में उसको पीटने के लिए आ सकते हो? क्या तुम बीमार हो? जिस पर वो लड़का उसको पहचान लेता है, क्या आप मिस्टर आन हैं? जिस पर आन कहता है, अब तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम मुझे जानते हो, अब देर हो चुकी है। सौभाग्य से हाना तुमसे प्यार करती होगी, लेकिन तुम तो उसके दोस्त जैसे हो, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? और अपने मन में सोचता है, मैं बस मानने ही वाला था कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये तो एक बेशर्म बदमाश निकला। और वहां पर खड़ी लड़की सोच रही होती है, कहीं मिस्टर आन पहचान ना ले कि हाना ही उनके बॉडीगार्ड का काम करती है और उसके भाई को इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर आन हमें आज छोड़ने वाले नहीं। जिस पर उसका भाई बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। जिस पर वो बोली ही देता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये सब आप क्या बोल रहे हैं, और मैं किससे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर आन कहता है, इन सब पर तो अब तुम्हें हाना को डाइवोर्स दे देना चाहिए। क्या तुझ में हिम्मत है? क्या तू उसे डाइवोर्स दे पाएगा? वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे जान से मार डालूंगा बॉडीगार्ड कहीं के। जिस पर उसका भाई कहता है, डाइवोर्स में मैं किसको डाइवोर्स दूंगा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जिस पर वो लड़की उसको चुप कर देती है कि आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो लड़की आन के पास आकर बोलती है, दूसरों की फैमिली में दखल देना अच्छी बात नहीं है। जिस पर आन कहता है, अच्छा दखल देना, क्या तुम इसको फैमिली कह सकती हो? मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे इस घटिया बिजनेस की, और मैं कभी भी तुम जैसे को हाना के साथ खेलने नहीं दे सकता। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर हाना का भाई पागल हो रहा था और पूछता है, ये बेवकूफ़ अभी क्या बकवास करके गया है? इसके बाद वहाँ पर हाना भी आ जाती है और वो लड़की उसको सब बता देती है कि यहाँ पर मिस्टर आन आया था, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। हम सब बच गए, लेकिन उसका भाई पागल हो रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो बेवकूफ़ बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था। अब मुझे तुम ही बताओ, ये सब क्या चल रहा है? इस पर हाना बोलती है, ज़्यादा सोचो मत, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब मैं अगली बार वापस आऊँगी तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद हम हाना को देखते हैं, जो बॉडीगार्ड बनकर वापस काम पर आ रही थी। तभी उसको रास्ते में मैनेजर मिल जाता है और वो उसको कहता है, कल के लिए हमें माफ़ कर देना, बस मिस्टर आन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और उन्होंने तुमको बहुत ज़्यादा सुना दी, जिसे सुनकर हाना को कुछ समझ नहीं आता है और उसकी बातों से उसका सर घूमने लग जाता है और मैनेजर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह मिस्ट्रान के पास आ जाता है और कहता है, क्या आपने मुझको बुलाया? जिसको आज देखकर सोचता है, ये कौन सी दवाई लेकर इतनी जल्दी बेड से खड़ा हो गया, और बोलता है, अच्छा जल्दी से बताओ तुम तलाक कब दोगे? जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? जिस पर आन कहता है, अरे बेवकूफ़, तो तुम उसे कब तक अपने साथ बंद कर रखोगे, और ख़ासकर ये सब होने के बाद? और मैं तुम्हें कहा भी था कि वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिस पर वो कहता है, मुझ में क्या कमी है, और मेरे और हाना के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है,
तुम क्यों उसे बिगाड़ना चाहते हो? मैं डाइवर्स नहीं दे सकता। जिस पर आन कहता है, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैंने कल वो सब हॉस्पिटल में देख लिया था। क्या तुम उसे देखकर अभी भी नकार सकते हो? जिस पर वो बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और मन में सोचने लग जाती है, क्या कल सच में अस्पताल में कुछ हुआ था? लेकिन उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? जिस पर आन बोलता है, तुमने पहले ही उसकी आज़ादी छीन ली, अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जिस पर वो बॉडीगार्ड बोलता है, क्या यहाँ पर सचमुच कुछ गलत फहमी चल रही है? जिस पर आन कहता है, तू अभी भी दिखावा कर रहा है। जितने तुझे पैसे चाहिए तू बोल सकता है, मैं उतने तुझे दे सकता हूँ। क्या तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है? और उसे पैसे से तू एक अच्छी लाइफ जी सकता है और अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सकता है। क्या तेरे दिमाग में ये बात नहीं घुस रही? मुझे गुस्सा मत दिला, मैं तेरे जैसे पर इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता। इस पर वो कहता है, डाइवोर्स के बाद क्या होगा? जिस पर आन कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरे साथ रहेगी और तुझसे तो ज्यादा ही खुश रखूंगा। जिस पर बॉडीगार्ड कहता है, इसका मतलब है तुम उससे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद आन हाना को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल बॉडीगार्ड को लग जाती है। लेकिन बॉडीगार्ड ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसकी वाइफ का कॉल आया है और दूर जाकर बात करने लग जाता है। लेकिन वो उसके दोस्त का कॉल होता है जो उसको बताती है, उसके भाई को कुछ लोग लेकर चले गए। तो वो जल्दी से अस्पताल में आ जाती है और उसको बताती है कि कुछ लोग आए और तुम्हारे भाई को उठाकर ले गए और उन्होंने कहा है, अगर हमने पुलिस को कॉल किया तो वे उसको मार डालेंगे। जिस पर हाना बोलती है, क्या तुमने उनकी नंबर प्लेट अच्छी तरह देखी? जिस पर वो कहती है, मैं नहीं देख पाई। तभी उसको आन की मॉम का कॉल आता है और वो उसको अपने पास बुलाने के लिए बोलती है और हाना वहां पर चली जाती है। एन की मॉम बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड एकदम ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। जिस पर हाना बोलती है, तुमको क्या चाहिए? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम करनी है तो तुम मेरे साथ लड़ सकती हो। जिस पर आन की मॉम बोलती है, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझती हो। क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती? अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हारा हस्बैंड भी ठीक नहीं रहेगा। उस चिप को हमारे पास लाकर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूंगी। जिस पर हाना बोलती है, क्या तुम ये सब बदलने के लिए कर रही हो? जिस पर उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, जैसे ही वो चिप हमारे पास आ जाएगी तो आन बर्बाद हो जाएगा। तब हम उसको दिखाएंगे कि हम कौन हैं। अगर वो चिप तुमने हमको लाकर नहीं दी तो हम तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी तुम्हारे घर जाने से पहले ही तुमको भेज देंगे। मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन देती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हाना को आन के घर पर देखते हैं। वो उसको देखकर ही पूछता है, क्या बात है, तुम इतने टाइम से मुझे मिल क्यों नहीं रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं काम में बिजी हूँ। जिस पर वो कहता है, और मेरा बच्चा कहाँ पर है? को कहती है, वो भी ठीक है, क्या तुम उसको मुझसे चुराना चाहते हो? जिस पर आन कहता है, ठीक है, मैं उसे नहीं लूंगा, वो तुम्हारा है और तुम मेरी हो। अब ठीक है। जिस पर आन कहता है, चलो हम शादी कर लें, फिर हम सब एक अच्छी फैमिली बन जाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद हम आन और उसके मैनेजर को देखते हैं जो शादी की तैयारी करवा रहा होता है और कहता है, मुझे शादी में सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए। और इसके बाद हम हाना को देखते हैं जो वो चिप लाकर उसकी मॉम को दे देती है और पूछती है, मेरा भाई कहाँ पर है? तभी उसको एक कॉल आती है जिस पर कोई लड़की उसको बता देती है, तुम्हारे भाई को भेज दिया गया है। इसके बाद उसका मैनेजर आता है और उसको मीटिंग के लिए बोलता है कि मीटिंग अब शुरू होने वाली है, आप आ जाइए। और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। मैनेजर प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है और उस चिप के बारे में उन सभी को बताने लगता है, उसे चिप की क्या खासियत है और वो किसने बनाई है। और मैनेजर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता और वो आन को बोलता है, लैपटॉप में कोई चिप नहीं है। आन लैपटॉप से निकलकर चिप को दिखाता है और कहता है, ये वो चिप नहीं है, किसी ने इसको बदल दिया है। तभी वहाँ पर सभी मैनेजर बैठे बात करते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तुम चिप को कैसे खो सकते हो? क्या तुमको पता भी है वो कितने इंपॉर्टेंट है? क्या तुमको इन सब की जिम्मेदारी लेनी नहीं आती? क्या तुमको चलाने से पहले चेक नहीं करना चाहिए था? जिस पर मैनेजर कहता है, कल आखिरी बार हाना आपसे मिलने आई थी। जिस पर वह बॉडीगार्ड से पूछने लगता है, क्या हाना से ये सब तुमने करवाया है? और वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं हाना से शादी ना करूं। मुझे लगता है इसके पीछे तुम ही हो। और मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरी फ्यूचर वाइफ है और वो बच्चा मेरा है। अगर इसके पीछे तुम हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन तभी वहां पर वून और उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हारी नई टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है? जिस पर एक एम्प्लॉय कहता है, इन्होंने वो चिप खो दी है, ये लोग एकदम बेकार हैं और ऐसे प्रेसिडेंट को तो बदल देना।
चाहिए इसके बाद वून उनको वो चिप दिखा देता है, जिसे देखकर आन का मैनेजर कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? चिप तो सिर्फ एक ही है, वो दो नहीं हो सकती। जिस पर उसकी मॉम बोलती है, ये चिप हमने नहीं बल्कि तुम्हारे किसी खास आदमी ने ही दी है। जिस पर आन उस बॉडीगार्ड को देखने लग जाता है और उससे पूछता है, क्या सच में ये तुम हो? वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। और वो हाना को कॉल करता है, लेकिन हाना उसका कॉल नहीं उठाती। और तभी मैनेजर उस बॉडीगार्ड का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम दोनों पति पत्नी को तो ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम कांप जाओगे। लेकिन आन उसको रोक देता है और उसकी मॉम सबको बता देती है कि ये मेरे हस्बैंड की रखैल का बेटा है, जिसे देखकर वहाँ के सभी एम्प्लॉय उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम सब इस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट हटा देंगे। लेकिन तभी उसकी डैड बोलता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेरा बेटा यहाँ का नया सीईओ बन जाएगा और वो यह सब संभाल लेगा। जी पर वून कहता है, इस आदमी ने हमारी कंपनी की सारी इन्वेस्टमेंट खराब कर दी। और अपने बंदों को बुलाता है और इसको बाहर फेंकने को बोलता है। लेकिन तभी वो बॉडीगार्ड उनको रोक लेती है और इसके बाद वो बॉडीगार्ड अपना मेकअप उतार देती है, जिसे आन देखकर चौंक जाता है। जिस पर वून कहता है, ये यही औरत है जिसने वो चिप हमको लाकर दी। जब मिस्टर आन उससे से पूछता है, क्या तुमने यह किया, तो वो उसको बताती है, इन्होंने मेरे भाई का किडनैप कर लिया था, जो मजबूरी मुझे यह करना पड़ा। और उसको यह भी बता देती है कि जो मिस्टर केओ है वो मेरा बेटा है और ये चिप भी इसी ने बनाई है और हम उसे चिप को दोबारा बना सकते हैं। इसके बाद वून चिप चलाकर देखता है, लेकिन उस चिप में तो कुछ और चलता है। और इन सब से गुस्सा होकर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को सबके सामने छांटा मारता है। हाना अपने बॉडीगार्ड से उन सबको बाहर फेंकवा देती है और इसके बाद ऑन उसको प्रपोज कर देता है और यहाँ पर एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।